Hello everyone, welcome back to our channel. Today I will start with the law of demand. So let's begin with the video. It's a part 4 topic of the demand. So what is law of demand? Uh, its definition is the law of demand states that other things remain constant. The quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. इसका मतलब यही है कि जो लॉ ऑफ डिमांड वही बोलता है कि अदर थिंग्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और जो क्वांटिटी और जो भी कमोडिटी उसका डिमांड क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा जब उसका प्राइस गिर जाएगा। और कोई भी कमोडिटी अगर डिक्रीज हो जाता है उसका डिमांड जब उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ने से आपको पता है कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब प्राइस फॉल होता है कोई भी कमोडिटी का, तो वो कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है। तो यही है द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बोलता है। डज द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, ये उल्टा है। जैसे कमोडिटी इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज कब होता है जब प्राइस फॉल होता है, यानी एक प्राइस डिक्रीज हो रहा है और कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इनवर्स है, दोनों उल्टा है। एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, और एक इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जा रहा है। तो between the price and the quantity demanded of a commodity other things remaining equal। ठीक है। और इसके बाद है एजम्पशन। तो तरह तरह के एजम्पशन होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ मेन एजम्पशन है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिस पेरिबस। ये थोड़ा फॉरेन ने नाम मीन्स फॉरेन का नाम है, और ये वर्ड थोड़ा हार्ड भी है, जिसका एजम्पशन का दूसरा नाम है सिट्रिस पेरिबस। और पहला पॉइंट है एजम्पशन का, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इनकम में किसी का भी कंज्यूमर में का। और दूसरा पॉइंट यही है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कोई भी चेंजेस नहीं आएगा टेस्ट और प्रेफरेंस में। तीसरा पॉइंट यही है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज। जो प्राइस है कमोडिटी का, वो उसका प्राइस सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। द कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी, और जो गुड्स हैं वो हमेशा नॉर्मल गुड्स ही होंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हुए। अब 5 पॉइंट ये है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। जो पॉपुलेशन का साइज है और जो एज कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन, वो कभी चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि कोई अमीर रह जा रहे हैं, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं रहेगा किसी भी कंट्री में, तो क्या होगा कि अमीर अमीर रह जाएगा और गरीब गरीब रह जाएगा। तो और रिच पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज गुड्स खरीदेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्स एंड air conditioner and mobile and many more। एंड इन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पुअर को भी मौका मिलेगा खरीदने को, और पुअर और रिच पीपल दोनों जन नेसेसिटीज गुड्स खरीदेंगे जो जरूरी है उनके लाइफ। There is no expectation of changes in price in future।
कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा प्राइस में इन फ्यूचर। तो मेनली हम लोग ये सब पॉइंट्स कवर किए थे लास्ट वीडियो में, जो कि था आपका ये यूजेस डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स में था डिमांड में। तो अगर आप लोग ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को मीन्स बाद में देखिएगा आप लोग। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में बात क्या हो रही है। और यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, एक है डिमांड शेड्यूल, एक है डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल ये बोलता है कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट that shows different quantities of a commodity that would be demanded at different prices given a given period। डिमांड शेड्यूल जो होता है एक टेबल की तरह स्टेटमेंट देता है कि उसमें शोज यही होता है कि जो भी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज है, मतलब जितने भी क्वांटिटीज आपने खरीदे हैं या किसी को बेचा है, तो जो डिमांड हुआ, डिमांड जो बढ़ा टाइम टू टाइम और एट डिफरेंट प्राइसेस एट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वही है डिमांड शेड्यूल। अब जैसे डिमांड शेड्यूल में भी दो टाइप है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच शोज various quantities of a commodities that would be purchased at different prices by an individual household or a consumer during a given period of time। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो कि शो करते हैं वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज जो परचेज किया गया है बाय इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड और अ कंज्यूमर। मतलब इंडिविजुअल लोगों ने जो खरीदा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज, यानी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो खरीदे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में लिखते हैं, यानी एक टेबल में लिखते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक टेबल दिया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्राइस ऑफ मतलब प्राइस ऑफ 60 रुपीज पर केजी, 2 kgs of apple would be purchased। ओके, 2 kg आप 2 kg खरीद सकते हैं 60 रुपये पर किलो पे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। The data in the table clearly shows that an individual household purchases a larger quantities of apples when its price falls। For instance, when the price of the apples falls from 60 to 40, यानी 60 पर केजी, रुपीज 60 पर केजी टू रुपीज 40 पर केजी, the quantity demanded of apples increases from the 2 kg a week to 3 kg a week। So that मतलब आप समझ रहे हैं, यानी अगर प्राइस गिर रहा है कोई भी कमोडिटीज का तो उसका डिमांड बढ़ जा रहा है। पहले हम लोग 2 kg खरीद रहे थे जब 60 पर केजी था। अब हम जब 40 पर केजी में आ गया नेक्स्ट वीक, तो हम लोग 3 किलो डिमांड करने लगे। ठीक है, एप्पल्स को। अब जैसे वही 30 में आ गया तो हम लोग 5 रुपये में मीन्स 5 केजी में खरीदे। और जब 24 आया तब हम लोग 7 केजी का एप्पल लिए। तो यानी जब तक प्राइस फॉल हो रहा है तो हम लोग का डिमांड, एप्पल का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा अचानक तो एप्पल का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा डिमांड। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट, जो कि है मार्केट डिमांड शेड्यूल। Market demand schedule is a table which shows various quantities of a commodity that all
buyers are willing to purchase at different prices during a given period. So मार्केट डिमांड शेड्यूल भी एक टेबल जो शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट जो भी सब बायर्स खरीदते हैं, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ₹10 का एक चिप्स आ रहा था और क्वांटिटी ए ने 18 पैकेट्स लिया, क्वांटिटी बी ने 10 पैकेट्स लिया, क्वांटिटी सी ने 12 पैकेट लिया. तो उसका डिमांड क्या होगा? चिप्स का 40 मार्केट डिमांड हो जाएगा, सब ने खरीदा. तो हम लोग क्या कर दिए, टोटल ऐड कर दिए, क्वांटिटी बाई ए 18 प्लस क्वांटिटी बाई बी 10 प्लस क्वांटिटी बाई सी 12. तो हम लोग इक्वल्स करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो मार्केट डिमांड 40 में आ जाएगा. अब जब उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, 12 आ गया लेस का पैकेट का दाम, तो क्वांटिटी ए ने क्या किया, 16 में आ गया. पहले 18 खरीद रहा था, अब 16 में आया. और क्वांटिटी बी ने क्या क्या कर रहा था, पहले 10 खरीद रहा था, अब 8 आ गया. क्वांटिटी सी क्या किया, 12 पैकेट्स खरीद रहा था तो 10 में आप पैकेट्स खरीद रहा. अब इक्वल करना है तो मार्केट डिमांड क्या हो रहा है, 34 हो रहा है. फिर जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, 14 हुआ, तो क्वांटिटी ए फिर कम पैकेट्स कर दिया, क्वांटिटी बी ने फिर कम पैकेट लेना चालू किया, फिर क्वांटिटी सी ने कम पैकेट लिया, तो मार्केट डिमांड फिर कम आया. तो ऐसे ऐसे, तो इस टेबल को देख के यही लग रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी प्राइस ऑफ अ लेस बढ़ जा रहा है और लेस का डिमांड क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है. तो मार्केट डिमांड भी कहीं कमते जाएगा अगर डिमांड अगर कमता है तो कोई भी कमोडिटीज का. अगर डिमांड किसी का भी अप रहता है तो उसका मार्केट डिमांड हमेशा हाई होगा, कभी कमेगा नहीं. कम सकता है वो गिवन पीरियड ऑफ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे के तरफ. तो ये है डिमांड कर्व एंड इट्स डेविएशन. डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द law of demand. There are two types of demands are individual demand curve and market demand curve. Individual demand curve says that for a goods is a curve that shows different quantities of the goods which an individual consumer is willing to buy at different prices during a given period of time. For example, अब जैसे इस डेफिनेशन में बोला यही है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि वो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स को जो इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीद रहा है उस गुड्स को और एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे पहले 200 रुपये का एक तेल आता था, तो मैंने एक पैकेट खरीदा था, उसका क्वांटिटी एक था मेरा, मतलब मैं एक तेल खरीदता था, एक पैकेट तेल खरीदता था. अब सडनली क्या हुआ कि 180 पे प्राइस आ गया. 180 पे प्राइस आया तो मैंने 2 पैकेट खरीदना चालू किया. अब वैसे ही 150 आया, 150 में आया तो मैंने 3 पैकेट खरीदा. 120 आया तो 4 पैकेट्स खरीदा. 100 रुपीज का आने लगा तो मैंने 5 पैकेट का खरीदा. तो आप जैसे अब समझ ही रहे हैं कि जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है और प्राइस गिर रहा है. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है. क्योंकि अगर आपने 100 का पहले 100 रुपया का एक पैकेट तेल आता था तो आप 5 क्वांटिटीज खरीदते थे उसका,
फिर 120, मतलब अगर इंक्रीज हो जा रहा है प्राइस तो आपका क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ द ऑयल विल बी डिक्रीजेस। सो मतलब इंडिविजुअल डिमांड का हमेशा 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 मीन्स अपवर्ड स्लोपिंग में रहेगा। और इन लोग का इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब है नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व दैट represent different quantities of goods which all consumer is in the market are willing to buy at different prices during a specified period specific period of time when all other factors affecting demand remain the same. It is the horizontal summation of the demand curve of the all household. तो मार्केट डिमांड उसको बोलते हैं कि जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज खरीदते हैं सारे कंज्यूमर्स मिलके इन द मार्केट में, और एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उन लोग का डिमांड क्या होता है, रिमेन सेम हो जाता है, विच ऑल फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन द सेम। तो ये लाइन लिखा। और तो जैसे ए का डिमांड जैसे चार, पहले 4 रुपया था, कोई भी फॉर एग्जांपल चॉकलेट का दाम, अगर चॉकलेट का दाम 4 रुपया है तो मैं एक तो खरीदता था। 3 रुपया में आया तो मैं दो खरीदने लगा, 2 रुपया का हुआ तो मैं तीन खरीदने लगा, और 1 रुपया का हुआ तो मैं 4 खरीदने लगा। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है कि लोग कितना खरीदेंगे। चाहे वो एक का 5 खरीद सकते हैं, एक का 6 खरीद सकते हैं, एक का 7 खरीद सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन कंज्यूमर, डिफरेंट कंज्यूमर। और बी ने क्या किया, बी 4 रुपये का चॉकलेट को एक तो खरीदा। वैसे ही 3 रुपया हुआ तो उसने भी दो खरीदा, 2 रुपया का हुआ तो उसने 3 रुपया का 3 चॉकलेट खरीदने लगा, और 1 रुपया का हुआ तो 4 चॉकलेट लेने लगा। तो मार्केट डिमांड क्या होगा कि मार्केट डिमांड इसको ऐड करके ही होगा। अब जैसे 4 का जैसे डिमांड 1 ही है सबका, 4 रुपया का जो था चॉकलेट सब ने एक एक खरीदा, ए डिमांड कर्व और बी डिमांड कर्व ने एक एक चॉकलेट खरीदा, तो मार्केट डिमांड 1 पे आया। अब वैसे ही 3 रुपया में जब आया तो लोगों ने कितना ठो चॉकलेट लेने लगे, 2 लेने लगे, तो 2 मार्केट डिमांड होगा। और जब 2 रुपया आया तो लोगों ने कितना खरीदा, 3 चॉकलेट खरीदने लगा, तो उसका 3 में आया मार्केट डिमांड। अब 1 का तो 4 ही होगा, क्योंकि सब जन जब 1 रुपया आया तब सब 4 चॉकलेट खरीदने लगे, तो मार्केट डिमांड हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर मार्केट डिमांड कर्व। अब है कि रीजन है कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है डिमांड कर्व में। Reason for downward slope of the demand curve. First point is law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that with an increase in the units of a commodities consumed, every additional units of the commodity gives lesser satisfaction to the consumer. In the other words, marginal utility of the commodities falls with an increase in its consumption. A consumer will maximize his satisfaction when he equalizes the marginal utility of the commodities with its prices. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि अगर कोई भी कमोडिटीज इंक्रीज हो रहा है
तो एवरी एडिशनल जो चीजें हैं, एडिशनल यूनिट्स जो है कमोडिटीज का, वो कंज्यूमर को क्या कर सकता है, लेसर सेटिस्फैक्शन ला सकता है कंज्यूमर को। क्या हो सकता है, कंज्यूमर को वो पसंद ही नहीं आए कमोडिटी, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटीज का क्या हो सकता है कि फॉल करा सकता है। अगर अगर हम लोग इंक्रीज कर दिए कंजम्पशन, लोग क्या करते, बचाने लग जाते हैं। जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो क्या होते हैं कि 5 रुपया में, कोई कोई पैकेट में 5 रुपया में कम दे देने लग जाते हैं, कोई कोई 5 रुपया के पैकेट में ज्यादा दे देते हैं। तो वो कॉमोडिटीज कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगता, लेसर सेटिस्फैक्शन मिलता है उन लोग को। और consumer will maximize his satisfaction when he equalize the marginal utility of the commodities with its price। अगर marginal utility of the commodity इक्वलाइज कर दे तो उनका कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है, मतलब उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक रीजन है कि डाउनवर्ड स्लोप इसलिए होता है डिमांड कर्व का। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इक्वल रहेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जितना का प्राइस है उतना का मार्जिन का यूटिलिटी मिलना चाहिए, होना भी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द रियल income resulting from a change in the price of the commodity is known as income effect. When the price of the commodities falls, the consumer can buy a larger amount of the commodities with his given money income। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी डिमांड में अगर चेंजेस आते हैं, कोई भी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द रियल इनकम, अगर रियल इनकम में चेंजेस आने लग जाएंगे तो क्या होगा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटीज को फिर हम लोग बोलते हैं, जो चेंजेस हो जाते हैं प्राइस में कमोडिटीज का, तो उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। अब जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी कमोडिटीज का प्राइस गिर जाता है तो कंज्यूमर क्या चाहेगा कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जैसे शेयर प्राइस, अगर आज डाबर का शेयर प्राइस गिर जाता है वैल्यू, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने लग जाएंगे शेयर। तो वैसे ही है कि उनका डिमांड बढ़ जाएगा डाबर का। तो वैसे ही है इनकम इफेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक समझाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल। जैसे सपोज अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹200 on the purchase of apples and he is able to purchase 2 kgs of apples when the price of apples is ₹100 per kg। Now suppose the price of apples falls to ₹80 per kg। If the consumer continues to buy 2 kg of apples as before, he is required to spend only ₹160। He is therefore able to save ₹40। It means his real income in terms of apples has increased। The consumer may use this increased real income ₹40 saved in purchasing the initial quantities of 2 kg of apples at a lower price in purchasing more apples। Thus a fall in price of commodities causes increase in the real income and thereby increase in the quantities demanded of these commodities। Okay, I hope आपको एग्जाम्पल समझ आया है। सो नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। एक है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि the substitution effect is the effect that a change in relative prices of substitute goods has on the quantity demanded. When the price of the commodity falls and price of its substitute remain unchanged, it becomes relatively cheaper in comparison to its substitutes. This increase in demands on accounts of commodities becoming relatively cheaper is known as substitution effect. The subtotal of income effect and substitution effect is called the price effect. In short, price effect is equal to the income effect plus substitution effect. यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कुछ नहीं है, जो इफेक्ट लाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेन रिफिल है, कार पेट्रोल है, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड है, आपको ये खरीदने पड़ेंगे, नेसेसरी है. ठीक है. और ये क्या होते हैं कि इनका अगर प्राइस गिरता है ना तो सब्स्टिट्यूट रिमेन्स क्या होता है, अनचेंज्ड हो जाते हैं. ठीक है. और उनका क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है अगर वो उनका प्राइस गिर जाता है. तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जो आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. और जो इसका सम टोटल होगा ना, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो हम लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट. कि अगर कोई भी कमोडिटीज का प्राइस गिरता है तो इनकम इफेक्ट होता है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, अगर उनका डिमांड गिर जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो प्राइस इफेक्ट मतलब क्या होगा कि उस कमोडिटीज का कितना अंतर हुआ है प्राइस इफेक्ट में, तो वही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर. A fall in the price of commodity leads to an increase in the quantity demanded by the existing consumer due to income and substitution effect. At the same time, when the price of the commodity at a very high price of a commodity, only few rich people can afford to buy that commodity. Means अगर कोई भी commodity का प्राइस अगर गिरता है तो उसका डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगा कंज्यूमर के द्वारा, ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है. और एट द सेम टाइम अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी राइज, और अगर वो हाई हो जाता है प्राइस कोई भी कमोडिटी का, तो ओनली रिच पीपल कैन बाई, अफोर्ड टू बाई दैट कमोडिटी. तो एक तरह से डिमांड गिरता ही है, बढ़ता नहीं. रिच पीपल के लिए जरूर बढ़ सकता है, लेकिन पुअर पीपल, जो मिडिल क्लास पीपल है और जो एकदम पुअर है, जो नहीं खरीद पाएंगे वो सब ये सब कमोडिटी, तो आई थिंक डिमांड ऑफ कोर्स कमता है. फिफ्थ पॉइंट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. There are some goods which can be put to a number of uses. Some of these uses are more important while others are less important. Steel, aluminium, coal, electricity, milks are examples of such commodities. When the price of such commodities are very high, they will be used for more important purposes only, and therefore a small quantities will be in demanded. But when the price falls, these commodities will be put to less important uses also. Several uses of a commodity says that कि कोई गुड्स होते हैं जो कि बहुत सारे यूजेस आ सकते हैं, कोई गुड्स बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं. सम ऑफ दिस गुड्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लाइफ में. और
कोई कोई होता है लेस इम्पोर्टेंट होता है, जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मिल्क हो गया। ये सब क्या है कि जरूरी चीजें है हम लोग के लाइफ के लिए, और ये सब के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनका क्या होगा ना, डिमांड कम जाएगा। अगर इनका प्राइस गिरता भी है ना, तो भी इनका जो कमोडिटी है वो लेस इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब फिर लोग क्या करेंगे, उनको बाय नहीं करेंगे, अभी फ्यूचर के लिए बाय करेंगे। तो डिमांड एक तरह से कमेगा, बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड अपॉन given period of time, leading to an increase in their demand. Where, for example, when the price of the electricity is very high, it will be used mainly for lighting purpose. When it price fall, it will be used for cooking as well. मीन्स अगर अगर इंक्रीज करना है डिमांड को, तो फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग क्या करेंगे, लाइट मतलब जा कम से कम यूज करेंगे। और प्राइस अगर गिरता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे हम लोग का बेनिफिट हो जाए। अब जैसे ये पार्ट हुआ रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर ऑल द 5 पॉइंट्स। अगर कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो डाउट भेज दीजिए, मैं डाउट तुरंत आपको मतलब सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, जो कि है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला है Giffen goods. Giffen goods, named after the 19th century economist Sir Robert Giffen, who pointed out this phenomenon for the first time. तो जिफेन गुड्स कौन निकाले हैं? सर रॉबर्ट जिफेन जो नाम थे, इकोनॉमिक्स थे 19th सेंचुरी में, तो उनका ही नाम से ये हुआ है, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड निकाले हैं वो Giffen goods. For the first time are those inferior goods on which the consumers spend a larger part of his income, and the demand for which falls in the price. कि अगर कोई भी inferior goods है और कोई भी कंज्यूमर के जो लार्जर पार्ट ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर सकते हैं, मतलब खर्चा अगर ज्यादा कर सकते हैं, तो उनका डिमांड फॉर विच क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर प्राइस में फॉल आता है, यानी इनकम में अगर फॉल आता है, तो उनका डिमांड कमते जाएगा। अगर इनकम बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी। तो मनी इनकम मेजर्स कंज्यूमर्स इनकम इन टर्म्स ऑफ सम monetary units like so many rupees or so many dollars. Real income refer to the purchasing power of the consumer's money income, that is the amount of goods and services that can be purchased with the given money income. I hope it is very very clear. Number 2 is emergency. Law of demand may not hold goods during emergency like war, famines, etc. At such time, a consumer behaves in an abnormal way. If they expect shortage of goods, they would buy and hoard goods even at high prices during such periods. On the other hand, during depression, they will buy less even at low prices. तो इमरजेंसी मतलब आप नाम सुन के ही समझ जाएंगे कि इमरजेंसी मतलब कहना क्या चाहता है, कि जो चीज इमरजेंसी है, मतलब वो सख्त दरकार है, नेसेसिटी है, तो आप उसको खरीदने जाएंगे। कोई एबनॉर्मली होगा जो नेसेसिटी नहीं है, उसको भी खरीद लेंगे आगे, वो चीज कोई एबनॉर्मली करते हैं। लेकिन यही होता है कि जो इमरजेंसी चीजें हैं वो उसको आगे बाय करो, उसके बाद आप किसी और चीज को बाय करो, आगे इमरजेंसी को फुलफिल करो, उसके बाद ही कोई दूसरा में जाओ। अब तीसरा है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन क्या बोलता है? व्हेन अ कमोडिटी गोस आउट ऑफ फैशन,
Consumer will not purchase a larger quantity of this commodity even when its price is reduced. For instance, if the fashion of some ladies wear changes, ladies will not purchase it in large quantity even if the price is reduced. अब चेंज इन फैशन में क्या होता है कि अगर देखिए कोई भी कॉमोडिटीज अगर मतलब कोई भी परचेज कर रहा है कोई भी कपड़ा, अगर उसका अगर मतलब डिमांड जितना भी बढ़ जाए, प्राइस जितना भी कम जाए, लोग ज्यादा उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो जेंट्स जो पहनते हैं, अब जैसे मैं कोई भी जेंट्स का मनपसंद कपड़ा क्या होता है, ठंड में जैकेट होता है, फुल टी शर्ट होता है, फुल शर्ट होता है, तो वो सब भी पहनेंगे, वो सब का डिमांड बढ़ेगा। और लोग जैकेट्स को कम परचेज करेंगे या टी शर्ट को कम परचेज करेंगे या शर्ट को कम परचेज करेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि मैं पैसा बचाऊंगा और कपड़ा कम से कम खरीदूं जिससे मेरा बर्डन नहीं पड़े। तो वही है चेंज इन फैशन, वही बोलता है कि इनकम में भी ध्यान दो, और ऐसा नहीं कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदो, तो वो गलत हो जाएगा। तो चेंज इन फैशन यही बोलता है। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, sometimes consumer assume that high price goods are of higher qualities than the low periods goods. They takes price as an index of quality. In such cases, more of the goods may be demanded at a higher price. तो कोई कोई कंज्यूमर होते हैं जो कि हाई प्राइस हाई क्वालिटी देते हैं, और लो पीरियड मतलब लो जो प्राइसेस होता है वो ज़्यादा क्वालिटी का अच्छा नहीं होता है। वो हम लोग बोलते हैं ना कि लोकल ब्रांड मत लो, लोकल ब्रांड ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा, हाई ब्रांड लो। जैसे ट्रॉली बैग्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप जो भी लोकल चीज लेंगे, लोकल ट्रॉली बैग्स लेंगे, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो किसी का व्हील निकल जाएगा, किसी का हैंडल निकल जाएगा। तो लेकिन अगर आप ऊंचा कंपनी का लेते हैं, जैसे स्काई बैग हो गया या अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, अभी इतने अच्छे अच्छे कंपनीज आने लगे हैं ट्रॉलीज के, तो वो बैग्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग जानने लगे कि ये सब ट्रॉलीज अच्छा चलेगा देन लोकल ब्रांड। तो क्वालिटी पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा, और प्राइस पे भी, दोनों में क्वालिटी और प्राइस दोनों ही रिलेशनशिप है। तो आई थिंक चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, if prices of a commodity is rising today and it is likely to rise more in future, people will buy more even at the exciting higher prices and store it up. They will do this in order to avoid the pinch of the higher price in future. अब इसमें क्या बोलते हैं कि फ्यूचर प्राइस पे आप एक्सपेक्ट करो। जैसे इफ कोई भी कॉमोडिटीज यानी कोई भी गुड्स, अगर उसका प्राइस राइज होता है आज के दिन में, तो उसका फ्यूचर में भी बढ़ेगा। अगर आज के दिन में उसका कॉमोडिटीज बढ़ रहा है, उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में भी उसका प्राइस जरूर और बढ़ सकता है। पीपल उनको उस कॉमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा खरीद के रखेंगे, कि एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका तो भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि गोल्ड का प्राइस आज कम गया, तो लोग क्या करेंगे, अभी से अभी तुरंत उस गोल्ड को, गोल्ड ज्वेलरी हो गया या गोल्ड कॉइन हो गया या गोल्ड कुछ भी चीज हो गया, तो जल्दी से जल्दी उसको बाय कर लेंगे, जिससे मैं स्टोर करके रख दूंगा और फ्यूचर में बढ़ेगा तो मैं उसको बेच के इनकम ले लूंगा। तो वही एक्सपेक्ट होना भी चाहिए कि ध्यान देना होगा एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस।
तो लास्ट पॉइंट है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील. Veblen, who was the first to coin the term these goods as goods of conspicuous consumption, these goods demanded because of enjoyment they give to their possessor from the feelings that other people envy him for possessing this high priced item. Diamond is often given as an example of this case. Rich people of rich people would like to buy diamonds simply because its price is very high. The higher price makes the possession of diamonds simply because its price is very high. So आर्टिकल ऑफ स्नॉप अपील यही बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन रहता है, कोई भी अगर डिमांड, कोई भी गुड्स का डिमांड बढ़ता है बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट, कोई भी गुड्स का डिमांड इसलिए बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट दे गिव्स टू देयर पोसेशन फ्रॉम द फीलिंग दैट अदर पीपल एनवी हिम, कि दूसरा को जगाए कि हाँ इसका डिमांड तो बढ़ रहा है. अब आप किसी के बाहर गए और बाहर निकले तो आप बहुत जनों से सुने कि मोबाइल का डिमांड बढ़ गया अचानक. ये ऑनलाइन में कोविड के दौरान में मोबाइल, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप and many devices are have demand increases on that time. So आज भी उनका डिमांड बहुत है मोबाइल्स लोग का. तो वही है कि एक एंजॉयमेंट लाता है, एक फीलिंग लाता है कि सब पीपल खरीद रहे, मैं ही क्यों नहीं खरीद पा रहा. तो वही है. अब जैसे डायमंड है, डायमंड कोई जन के पास होगा, रिच पीपल, आज अंबानी के पास हो सकता है या जिसके पास भी, आज जो भी रिच पीपल है. तो वही बोले कि आर्टिकल्स ऑफ स्नॉप अपील. सो आई होप this is the end of the part 4 video. So I hope that you have understood till this. Final part shall come to our channel very soon. Till then, take care of yourself, keep learning, bye bye. And do not forget to subscribe our channel, like the video, and please share to this video with everyone. with everyone, and comment it in the comment section box. If you do not understood any part, I will solve that doubts, and I will of course return that comments to your as soon as possible. So please give likes and subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon button so that you will all get new notification about our videos. So take care and bye bye.